अब रिसाइकलिंग के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है फूड चेन। ये मैंने आपकी बुक की ही पिक्चर ली है जो कि पेज नंबर 21 में मौजूद है और फिगर नंबर है 2.07। प्लांट, जिसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उन प्रोड्यूसर को यानी कि प्लांट्स को कौन खाता है? कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स। और जब ये प्लांट और ये एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोजर्स इन तमाम डेड बॉडीज़ को जब डिकम्पोज करते हैं तो छोटे छोटे मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं और ये सारे मिनरल्स कहाँ पे मिल जाते हैं? सॉइल में। और फिर इस सॉइल में मौजूद मिनरल्स को कौन यूज़ करता है? प्लांट। इस तरह से ये एक पूरी साइकिल बनी हुई है जो आपको नज़र आ रही है। इस साइकिल को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि कैसे फूड प्लांट से कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर से डिकम्पोज़र के पास पहुंचा और डिकम्पोज़र से ये वापस सॉइल में आ गया। ऐसे किसी भी प्रोसेस को हम कहते हैं साइकिल और ये है फूड साइकिल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन साइकिल और सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल का मतलब क्या हुआ? ये 3 डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है ये वर्ड। इसका मतलब होता है बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स का आपस में रिएक्शन। इसके नतीजे में पैदा होने वाली साइकिल को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल और कार्बन साइकिल इसकी एक एग्जाम्पल है। इस साइकिल के अंदर कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के अर्थ में होने वाले रिएक्शन की वजह से क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और ख़त्म होते हैं। एक साइकिल है ना, साइकिल का मतलब होता है एक राउंड सर्कल, ठीक है। और देयर इज़ अ वेरियस लेयर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की स्टडी करें तो ये 5 लेयर हैं हमारी अर्थ के ऊपर। बायोस्फीयर जहाँ पर हम रहते हैं, जियोस्फीयर हमारा वो एरिया जहाँ तक हमारे जहाज़ उड़ते हैं, पेडोस्फीयर हमारे ज़मीन से ऊपर का हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर हमारा उससे ऊपर का हिस्सा और एटमॉस्फेयर हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद लेयर। इन 5 लेयर के अंदर जितने भी साइकिल के रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शंस कहलाते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। और इसकी एक एग्जाम्पल है कार्बन साइकिल। समझ में आया कि व्हाट इज़ कार्बन साइकिल? कार्बन एंटर कैसे होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? कार्बन एंटर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सोचिए जी, हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में एक्सहेल करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स नहीं पता। ऑटो मीन्स खुद ब खुद, ट्रॉप्स बनाने वाले। अब ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? याद आ रहा है कुछ? प्रोड्यूसर, यानी कि जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकें उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। और वो हैं ग्रीन प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड्स और इसके प्रोडक्शन के लिए उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लिहाजा एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं वो लोग? एब्सॉर्ब। अब एनिमल कंज्यूम प्लांट। अब एनिमल उस प्लांट को खा रहे हैं, खाने के बाद उसके अंदर उनके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर वो उस कार्बन को रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में।
ठीक है, क्योंकि एनिमल भी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। एनिमल एंड प्लांट डाई, और जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ क्या होती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। किसकी मदद से? अभी बताया था ना जी, अभी पिछले सेशन में बताया था कि डिकम्पोज़र की मदद से, जो डिकम्पोज़र्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं और कार्बन रिलीज़ होता है वापस एटमॉस्फेयर की तरफ। आप फरमाया ये एक साइकिल बन रही है, सही है। यकीनन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये कार्बन साइकिल आपकी बुक में ही मौजूद पेज नंबर 21 में मौजूद एक पिक्चर की मदद से कार्बन साइकिल को समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप इस बॉक्स को देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है, हमारे जो प्लांट पहले मर चुके हैं उनके अंदर से रिलीज़ हो रही है। एनिमल रेस्पिरेशन के ज़रिए रिलीज़ कर रहे हैं, या एनिमल जब डिकम्पोज़र्स की मदद से डिकम्पोज हो रहे हैं तो रिलीज़ कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ग्रीन प्लांट। कौन कर रहा है एब्जॉर्ब, ग्रीन प्लांट कर रहा है। और वो कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से। वो क्या बना रहे हैं जी, वो बना रहे हैं हमारे लिए फूड और अपने लिए भी फूड। और जब वो प्लांट मर जाते हैं यानी कि डिके हो जाते हैं तो फिर दोबारा वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। प्लांट रात के वक्त जिस टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो एक छोटे आपको एक साइकिल नज़र आ रही है। मज़ीद अगर ये ग्रीन प्लांट खाते हैं एनिमल, या वो प्लांट डाई होकर ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो वो कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, नेचुरल गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। या एनिमल खाते हैं तो वो रिस्पायरेशन के ज़रिए वापस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और ये डिपॉजिट हुए कोयला जब भी हम जलाएंगे या हमारे घरों में आने वाली नेचुरल गैस को हम जलाएंगे तो क्या कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक पूरा साइकिल कंप्लीट करती है। अब आपको एक और कलरफुल पिक्चर की मदद से मैं कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल की आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारी ज़मीन पे कौन कौन रह रहा है, एनिमल रह रहे हैं और प्लांट्स रह रहे हैं, ठीक है। ये एनिमल रेस्पिरेशन करके एटमॉस्फेयर में क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट और सन रेज की मौजूदगी में ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसके नतीजे में जब वो प्लांट मर जाते हैं, एनिमल भी और प्लांट भी जब मर जाते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस और कोल में तब्दील हो जाते हैं। और इस तरीके से प्लांट जब रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहा होता है तब वो एटमॉस्फेयर में क्या दे रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में नहीं बन रही होती, बल्कि जितना भी धुआं आप लोग निकालते हैं, चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहा हो, चाहे वो हमारे घरों से निकल रहा हो, चाहे वो हम कचरा जला देते हैं उससे निकल रहा हो, वो सब का सब भी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। यकीनन इस कलरफुल डायग्राम की मदद से आपको कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल और क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को मैंने कार्बन साइकिल समझाई। अब आपके जहनों में सवाल ये पैदा हो रहा होगा, वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बन साइकिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन में मौजूद जितने भी लिविंग हैं थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हों, चाहे हम इंसान हो, चाहे एनिमल हो, उनकी सर्वाइवल के लिए कार्बन बहुत नेसेसरी है। इसका साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली होता रहता है। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल perspective, carbon provide insulation by the trapping the sun's heat.
कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और हमको इंसुलेशन यानी कि जिसके अंदर से करंट पास ना हो सके ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगर हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखें यानी कि इस सोच के तहत देखें कि बायोलॉजी के हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट है कार्बन, तो कार्बन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो हमारी ज़िंदगियों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो कार्बन है। और इसकी मदद से बहुत से बॉन्ड स्टेबल होते हैं और बहुत से एलिमेंट जो हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी हैं वो बनते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन साइकिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Our next topic is नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है जो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है हमें एटमॉस्फेयर में। अगर आप एयर की कंपोजिशन को देखते हैं तो 78% नाइट्रोजन हमारी एयर में मौजूद है। और ये एयर के अंदर वापस कैसे आती रहती है, इस साइकिल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? द मेजर रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन मौजूद होती है और बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है, आती रहती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन एयर में मौजूद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की वजह से अमोनिया में कन्वर्ट होती रहती है। क्योंकि वो फ्री होती है, मतलब ये कि वो अब दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ मिलकर एक कंपाउंड की शक्ल लेना चाहती है। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है और एलिमेंट है, और जब हाइड्रोजन से मिल जाती है तो वो बनाती है अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली क्या है? वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन फिक्स कैसे रहती है। इसको फिक्स पर दो टाइप्स मौजूद हैं, एक है नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन और दूसरा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन सिर्फ फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला है NO, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन गैस यानी कि N2। ये इस तरह से मुख्तलिफ फॉर्म्स में नाइट्रोजन मौजूद होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल ट्रांसफॉर्म नाइट्रोजन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप देखेंगे कि कभी NO बन रहा है, कभी ये N2 में कन्वर्ट हो रहा है, कभी ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा और एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 78% कायम रखेगा। नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए आप लोगों के बुक के पेज नंबर 22 से एक पिक्चर मैंने ली है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन इन एयर, हवा में नाइट्रोजन की एक मिकदार मौजूद है और वो कौन यूज़ करता है? वो यूज़ करते हैं प्लांट, और उस एयर को ऑर्गेनिक रिमेन से भी कन्वर्ट होते रहते हैं। इन प्लांट्स को जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, कौन यूज़ कर रहा है? एनिमल। और एनिमल में ये क्या हो रहा है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जब एनिमल मर जाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? डेड ऑर्गेनिज्म। और इस डेड ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बैक्टीरियाज हैं वो मिक्स कर देते हैं छोटे छोटे मिनरल्स में नाइट्रोजन के, और वो जमा हो जाते हैं हमारे सॉइल में। इस सॉइल को दोबारा प्लांट यूज़ करता है। इस सॉइल से एटमॉस्फेरिक गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जमा होती रहती है।
अब इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या हो रहा है। एटमॉस्फेयर में मौजूद जितनी भी नाइट्रोजन के सब्सटेंसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे क्या चीज़, प्लांट्स। ये प्लांट्स कहाँ से ये मटेरियल ले रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर से भी ले रहे हैं और उनके रूट के ज़रिए ये ले रहे हैं ये प्लांट नाइट्रोजन। किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में हमने क्या कहा था, प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स। और एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक रेसिड्यू। और वो ऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम में। इससे पहले मैंने अमोनिया बोला था और अब मैं अमोनियम बोल रही हूँ। अमोनियम का फार्मूला है NH4, यानी कि एक नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4, क्योंकि इसका फार्मूला है अमोनियम का NH4। ये अमोनियम ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से, फिक्सेशन की प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस की मदद से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि वेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनियम में। ये अमोनियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं और फिर ये नाइट्रेट या तो गैस की शक्ल में वापस एटमॉस्फेयर में मौजूद हो जाती है या फिर इस नाइट्रेट को प्लांट डायरेक्टली भी यूज़ कर लेता है। यकीनन इस कलरफुल डायग्राम की मदद से आपको ये प्रोसेस और भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नाइट्रोजन साइकिल के इस पूरे प्रोसेस को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन के ज़रिए हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, सोचें, कुछ जहन में आई नहीं ये बात। क्योंकि इस नाइट्रोजन को यूज़ कर रहा है प्लांट, और प्लांट हमारी किसी भी फूड चेन का सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अगर वो फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो पूरी लाइफ साइकिल टूट जाएगी, पूरी चेन टूट जाएगी, ठीक है। और ये नाइट्रोजन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये प्लांट यूज़ करते हैं और ये एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हुए जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% कायम करते हैं, उसका ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिससे कि अभी आपने डायग्राम देखी जिसके अंदर आपने देखा कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि एनिमल से रिलीज़ हो रहा है उसकी वजह से नाइट्रोजन बैक्टीरिया उसमें काम कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, अमोनियम बना रहे हैं, नाइट्रेट बना रहे हैं, नाइट्राइट बना रहे हैं। और फिर ये वापस या तो प्लांट यूज़ कर रहा है या फिर वो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस की शक्ल में जा रहा है, ठीक है। यकीनन आपको नाइट्रोजन साइकिल अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। अब नाइट्रोजन साइकिल के बाद फोर्थ एंड लास्ट साइकिल जो आपकी बुक में मौजूद है वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की एक पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके पूरे स्टेप्स सिखाऊंगी। सबसे पहले इसके अंदर होता है एवापोरेशन का प्रोसेस। एवापोरेशन का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लिक्विड से गैस में। और ये एवापोरेशन का प्रोसेस पानी में भी हो रहा है और किस में हो रहा है, प्लांट्स में भी हो रहा है, ठीक है। और ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ये सन की मौजूदगी में हो रहा है। अगर सूरज की गर्मी जितनी ज़्यादा होगी इतने ही ज़्यादा तेज़ एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। एवापोरेशन की मदद से पानी जो कि लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और आपस में मिलकर कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत क्लाउड्स बनाता है। और कंडेंसेशन का प्रोसेस अभी पूरी साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और जब ये क्लाउड्स पानी से मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं, वाटर वेपर से मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं, तो वो कौन सा क्या करते हैं, रेन।
और बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर लो हो अपर एटमॉस्फेयर का तो वो रेन वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्नो। और कहीं कहीं पे बर्फ़बारी होने का सुनते हैं ना कि बर्फ़बारी हुई अमूमन माउंटेनियस एरियाज़ में, तो वहाँ पर स्नो गिरती है और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी तौर पर होती है रेन। और वो रेन वहाँ पे इस तरीके से अर्थ से उठकर अपर एटमॉस्फेयर में गई और अपर एटमॉस्फेयर से अब वो वापस ज़मीन में आ गई। इस पूरे प्रोसेस को भी हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ वाटर साइकिल के हवाले से। वाटर नेवर लीव द अर्थ। क्या बोला मैंने? वाटर नेवर लीव द अर्थ। पानी ज़मीन को नहीं छोड़ता। ये अगर एटमॉस्फेयर में उड़ के चला भी जाता है तो रेन की शक्ल में वापस भी आ जाता है। इट इज़ अ कंटिन्यूसली बीइंग साइकिल थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड द लैंड। किस किस के दरमियान हो रहा है? एटमॉस्फेयर, ओशन एंड लैंड। यानी कि ज़मीन से, समंदरों से जो पानी एटमॉस्फेयर में जाता है वो वापस रेन की शक्ल में आ जाता है। और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। लेकिन इसके लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलती है हमको? जी, वो हमको मिलती है सन से। जितना ज़्यादा सन रेज हीट हुई हुई होंगी, जितनी ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, उतना ही तेज़ी से क्या होगा, ये प्रोसेस यानी कि वाटर साइकिल मूव करती रहेगी। तो वाटर साइकिल इज़ क्रूशियली टू द एसेंस एग्जिस्टेंस। हमारी एग्जिस्टेंस का जो बाइस बन रहा है वो यही वाटर साइकिल है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है बग़ैर पानी के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। ये एक कुदरती प्रोसेस है जो कि पानी को सर्कुलेट करने में मददगार साबित होता है। अब ये है पहला स्टेप वाटर साइकिल का। कौन सा स्टेप है ये? एवापोरेशन। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना कि ये पानी सूरज की मौजूदगी में उसकी हीट की वजह से एवापोरेट हो रहा है। एवापोरेट होने का मतलब मैंने अभी भी बताया कि वाटर किस फॉर्म में होता है। वाटर किस फॉर्म में होता है? जी, वाटर होता है अपनी लिक्विड फॉर्म में, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी गैस की फॉर्म में तो वो प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन। सही। और ये वाटर कहाँ कहाँ से एवापोरेट होता है? ओशन से, लेक से, रिवर से, मॉइस्ट सॉइल से, और इसके अलावा प्लांट से भी ये पानी एवापोरेट होकर कहाँ पे जमा होता रहता है? हमारे एटमॉस्फेयर में। समझ में आया? ये है हमारा पहला स्टेप एवापोरेशन का, जिसमें वाटर साइकिल स्टार्ट होती है। अब मैं बार बार कह रही हूँ, एवापोरेशन का प्रोसेस सिर्फ ओशन, लेक और रिवर्स पे नहीं हो रहा, बल्कि ये प्लांट के ज़रिए भी हो रहा है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं वो है ट्रांसपायरेशन। प्लांट में पानी एवापोरेट होता है, उसके अंदर का पानी बाहर एवापोरेट होता है। ज़ाहिर सी बात है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रहा है, जैसे कि हम कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग एक्सहेल करता है और उसको भी पसीना आ रहा होता है। प्लांट भी लिविंग थिंग है, इसमें भी इसको समझ लें, जो पसीना आ रहा होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। होता ये भी एवापोरेशन ऑफ वाटर है, लेकिन इस प्रोसेस को प्लांट में होने की वजह से क्या कहते हैं हम? ट्रांसपायरेशन। ये है हमारा दूसरा स्टेप। किसका? वाटर साइकिल का। पहला स्टेप क्या था बताइए? जी, पहला स्टेप था एवापोरेशन। दूसरा स्टेप क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन। और इन दोनों प्रोसेस में वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म से कौन सी फॉर्म में तब्दील हो रहा है? गैस की फॉर्म में। गुड। अब हम पढ़ रहे हैं इसका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है? तीसरे स्टेप को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कह रहे हैं?
कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, वाटर जो कि अपनी गैस की फॉर्म में अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहाँ पर आपको पता है, आप माउंटेनियस एरियाज़ में अगर कभी गए हैं तो आपको पता है कि जो हम ऊपर जाते रहते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता रहता है, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है। और जब एवापोरेशन के प्रोसेस के तहत किसकी मदद से हो रहा था एवापोरेशन का प्रोसेस, सनलाइट की मदद से, तो यकीनन पानी गर्म होकर लिक्विड से गैस की फॉर्म में गया, और जब उसको अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर मिला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत क्लाउड बनाने में, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया। सही है। वाटर जो गैस के फॉर्म में हायर टेम्परेचर, हायर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, कूलनेस की वजह से लिक्विड से में वापस कन्वर्ट होता है, यानी कि गैस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में तब्दील होने का नाम क्या है, कंडेंसेशन। When a large amount of water vapor condense, it results in the formation of cloud. लेकिन एक ड्रॉप जाते ही साथ ही क्लाउड नहीं बनता, तकरीबन काफ़ी सारा पानी जब एक साथ जमा होता जाता है तो वो किसकी शक्ल में तब्दील हो जाता है, वो क्लाउड्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लाउड बनने के लिए वो कौन से प्रोसेस से गुजरता है जी, कंडेंसेशन के। तो पहला स्टेप हमारा हुआ क्या, एवापोरेशन। दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन। और अब हमने पढ़ा कंडेंसेशन, यानी कि पानी ज़मीन से उड़ के आसमान यानी कि एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, और मिलके इसने बनाया क्लाउड्स। अब कंडेंसेशन की मदद से क्या बन गए, क्लाउड्स। और जब वो वाटर वेपर्स उसमें जमा होते गए तो वो वाटर जब बहुत ज़्यादा क्लाउड में जमा होगा तो क्या हो जाएगा, इट्स बिकम टू हैवी। मतलब कि उसके अंदर एक कपड़े को अगर आप पूरी तौर पर पानी में भिगो दें तो क्या वो मज़ीद पानी को होल्ड कर सकेगा, नहीं कर सकेगा ना। तो उस पानी को वो वापस हम निचोड़ेंगे तो कपड़ा खाली होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब पानी से हद से ज़्यादा क्लाउड भर जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के तहत, कौन से प्रोसेस के तहत, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के तहत वापस उस पानी को किस शक्ल में नीचे भेज रहा है। डायग्राम से देखिए ना अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आसमान से पानी बरसता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि बारिश हो रही है। और ये बारिश जो का पानी जो बेसिकली ज़मीन में कहाँ पर आ रहा है, वापस हमारी अर्थ पे। यकीनन ये स्टेप भी प्रेसिपिटेशन वाला भी समझ में आ गया होगा। अब जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो सारा रेन वाटर कहाँ पर आता है, ज़मीन पे बहने लगता है। और कुछ पानी तो ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने सुन रखा होगा ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, खुशहाली होती है, वहाँ पर क्या होता है, उसकी ज़मीन प्यासी होती है तो वो पानी को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, जज़्ब कर लेती है। ठीक है। और कहीं कहीं पर पानी जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर पानी भी जमा हो जाता है, जैसे तालाब हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं। और मोस्ट ग्राउंड वाटर इवेंचुअली रिटर्न टू द ओशन। और अगर इन दरियाओं के आगे हमारे डैम्स ना बने हुए हों तो वो वापस कहाँ जाके गिर जाता है, पानी ज़मीन से बहता हुआ जी, वो हमारे जाके जमा हो जाता है ओशंस में, ताकि अदर प्रेसिपिटेशन runs directly in steam, river, water and clouds. The river, steam and ocean is called run off. अब जब ये सारा पानी वापस ज़मीन पे आया, स्ट्रीम्स की शक्ल में बहा, दरियाओं में भरा, तो क्या होता है, तो ओशंस में भर गया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है रन ऑफ।
पूरा ये कंटिन्यूस प्रोसेस ज़मीन से पानी ऊपर जाकर अपर एटमॉस्फेयर में जाकर वापस ज़मीन में आने के इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब आपकी मैं एक्सप्लेन करूँगी वो पिक्चर जो आपकी बुक में बनी हुई है वाटर साइकिल के हवाले से, ठीक है। ये डायग्राम आपकी वाटर साइकिल की बुक के पेज नंबर 23 में बनी हुई है। इसके अंदर आप देखिए वो सारा प्रोसेस जो नॉर्मली हमारी लाइफ में होता है उसके पूरे प्रोसेस को दिखाया जा रहा है कि एवापोरेशन का प्रोसेस हुआ और प्लांट पानी जो यहाँ पे मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में ये कहाँ चला गया, एवापोरेशन के प्रोसेस के तहत अपर एटमॉस्फेयर में। और वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। प्लांट्स ने ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के तहत वापस उसने भी पानी ऊपर भेजा और जो पानी हमारा बारिश की शक्ल में कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत जो क्लाउड बने थे उसमें प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के तहत ये पानी वापस ज़मीन में आता है और इस पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में ला रहे हैं, हम डोमेस्टिक यूज़ के काम में ला रहे हैं, हम मुख्तलिफ अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर एट दी एंड सूरज की मौजूदगी में ये पानी वापस एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये पानी वापस बारिश की शक्ल में आ जाता है। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं वाटर साइकिल। और यकीनन आपको एक एक स्टेप मैंने बहुत वाज़ेह समझाया है, आपको ये वाटर साइकिल का प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।